जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 आज से शुरू हो गया है कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए। और इस परीक्षा में इस समय आप लोगों का अभी आधे घंटे में कक्षा 10 की परीक्षा शुरू हो जाएगी और आप लोगों की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। कुछ एडवाइस है कि आप लोग परीक्षा केंद्र पर अपने समय से कम 30 मिनट पहले पहुँचें। अपने साथ आप अपना आधार कार्ड और प्रवेश पत्र ज़रूर लेकर के जाएं। कोई भी अन्य सामग्री ना लेकर के जाएं जो आपको परेशान करने वाली हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो गई, मोबाइल हो गई या और सारी चीज़ें। इन सबको आप लोग बिल्कुल भी मत लेकर के जाइए। सादा कागज़ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। और चलिए, वो तो एडवाइजरी आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम लोग सामान्य हिंदी का सिंहावलोकन देखेंगे। सिंहावलोकन मतलब होता है बच्चों कि जिससे एक सरसरी नज़र से फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन जिसको कह सकते हैं, 100% यहीं से आएगा। और आप अपने आप पर विश्वास जगाए रखिए कि जो आपने साल भर पढ़ा है, मेहनत किया है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यकीन मानिए आप बहुत बेहतर करके आएंगे। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के कौन लेखक हैं बच्चों? विट्ठल नाथ जी हैं, या फिर गोकुल नाथ जी हैं, या नाभादास जी हैं, या चतुर्भुज दास जी हैं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। जहाँ वैष्णवन की वार्ता की बात आएगी, चाहे 84 वैष्णवन हो चाहे 200 वैष्णवन हो, उसके लेखक हैं विट्ठल नाथ जी। अगर हम बात करें गोकुल नाथ की, तो इनकी रचना में देखिए, हम बोलते चल रहे हैं, चूँकि लिखने वाली उतनी सुविधा आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए, 24 वचनामृत है इनकी एक रचना है, 24 वचनामृत। और कौन सी रचना है? और है इनकी रचना वन यात्रा, और है बैठक चरित्र। तो 24 वचनामृत, वन यात्रा, बैठक चरित्र है गोकुलनाथ जी की। नाभादास की बात करें तो नाभादास की दो रचनाएं बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, जो पूछी जाती हैं। एक तो भक्तमाल और दूसरा है अष्टयाम। भक्तमाल और अष्टयाम। चतुर्भुज दास जी की रचनाओं में अगर हम लोग बात करें तो इनकी रचना में है द्वादश यश, भक्ति प्रताप और मंगल सार यश। मतलब द्वादश यश, भक्ति प्रताप और मंगल सार यश। इस प्रकार से पहले प्रश्न का व्याख्या हुआ। देखिए, एक प्रश्न में आप लोगों को चारों विकल्प का जब व्याख्या दिया जाएगा तो आपका समझ लीजिए 4 प्रश्न एक साथ तैयार हो रहे हैं। और आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर भी देते रहें। साथ ही साथ आप लोग इस क्लास को, अगर कोई कॉपी हो, कोई नोट्स हो, उसमें अगर लिखते रहें तो आपका एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी किसने संपादित किया था? बालकृष्ण भट्ट ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने, या फिर राधाचरण गोस्वामी जी, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो कौन थे बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट जी की जो पत्रिका है उसका नाम है हिंदी प्रदीप। क्या नाम है? हिंदी प्रदीप। और अगर हम लोग बात करें कि प्रताप नारायण मिश्र जी की कौन सी पत्रिका है, तो इनकी पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण। राधाचरण गोस्वामी जी की कोई भी पत्रिका नहीं है, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। तो इस प्रश्न का विकल्प तो आपका सही होगा चौथा, लेकिन हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ब्राह्मण के संपादक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कौन सी इनकी आत्मकथा है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या फिर मेरा जीवन प्रवाह, या मेरी असफलताएं, या अपनी खबर। तो अगर हम बात करें कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये किसकी रचना है? तो ये है भारतेंदु जी की रचना। किसकी है बच्चों? तो ये भारतेंदु जी की रचना है। बात करें अगर हम लोग मेरा जीवन प्रवाह, तो ये है वियोगी हरि जी की रचना। किसकी रचना है? वियोगी हरि जी की रचना है। और इसके बाद में अगर हम लोग कहें मेरी असफलताएं, तो ये है बाबू गुलाब राय जी की रचना। और साथ ही साथ अपनी खबर, ये है बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनको उग्र भी कहा जाता है। ये पांडे बेचन शर्मा जी की रचनाएं हैं। मेरी असफलताएं
बाबू गुलाब राय की हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। भाग्यवती है, या फिर नासिकेतोपाख्यान है, या राजा भोज का सपना है, या फिर प्रेम सागर है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें भाग्यवती, तो भाग्यवती है श्रद्धा राम फुल्लौरी की किसकी रचना है? तो श्रद्धा राम फुल्लौरी की रचना है। श्रद्धा राम फुल्लौरी की रचना है। नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? आप लोग कमेंट में बताइए। राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना जो है ये इनका है, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। और प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। नाम था लल्लू लाल, लेकिन प्रेम के मामले में लल्लू लाल नहीं थे ये, तो भैया इन्होंने पूरा रचना लिख डाला प्रेम सागर। नासिकेतोपाख्यान जो है बच्चों ये सदल मिश्र जी की रचना है। किसकी रचना है? और जिन बच्चों ने सदल मिश्र बताया है उन्होंने सही आंसर बिल्कुल दिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मातृभूमि के लेखक हैं। मातृभूमि के लेखक कौन हैं? जैनेंद्र कुमार, या फिर दीनदयाल उपाध्याय, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों जैनेंद्र कुमार जी की रचना, तो जैनेंद्र कुमार जी की रचनाओं में एक इनकी बहुत प्रमुख रचना है प्रस्तुत प्रश्न। प्रस्तुत प्रश्न पूछा जाता है इनकी रचनाओं में। और इसके साथ साथ इनकी रचनाओं में है पूर्वोदय, ये भी पूछा जाता है। परख, ये भी पूछा जाता है। तो पूर्वोदय, परख, प्रस्तुत प्रश्न, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? जैनेंद्र कुमार जी की रचना है। दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो इनका एक रचना है सम्राट चंद्रगुप्त, और एक इनकी प्रमुख रचना है एकात्म मानववाद। चंद्रगुप्त सम्राट मतलब सम्राट चंद्रगुप्त और एकात्म मानववाद, ये है दीनदयाल उपाध्याय जी की। और जी सुंदर रेड्डी की बात करें तो जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है साहित्य और समाज, मेरे विचार, और साथ ही साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, मातृभूमि के लेखक। अगला प्रश्न कह रहा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, अथवा खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। कौन सी खड़ी बोली की बात हो रही है? हिंदी गद्य की नहीं बात हो रही, खड़ी बोली गद्य की बात हो रही है। इसमें कृष्णावतार स्वरूप निर्णय की बात हो रही है, या फिर गोरा बादल की कथा है, या फिर वर्ण रत्नाकर की बात है, या भाषा योग वशिष्ठ की है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें गोरा बादल की कथा जो है ये क्या है? खड़ी बोली गद्य की रचना है। और गोरा बादल की कथा किसने लिखा था? तो जटमल ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चों? जटमल ने लिखा था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। तो अगर बात करें बच्चों तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, नील देवी है, विशस्य विस्मोत्सदम है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। ये सभी रचनाएं कौन कौन सी? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, विशस्य विस्मोत्सदम, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र जी की अगर बात करें तो इनकी रचना है कलि कौतुक, हठी हमीर, और निबंध नवनीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की बात करें तो चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, वैदेही वनवास, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी की रचना कौन सी है? 100 अजान एक सुजान। आपका घा वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी, कौन से उसमें प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में, या फिर छायावाद युग में, या भारतेंदु युग में, या फिर पूर्व भारतेंदु युग में। तो बच्चों द्विवेदी युग में पत्रिकाएं जो आई उसमें थी प्रमुख मर्यादा। कौन सी पत्रिका थी प्रमुख? मर्यादा थी। मर्यादा के साथ साथ इसमें प्रताप पत्रिका भी आई है, प्रताप इंदु भी आई है। इंदु, ये सभी पत्रिकाएं क्या हैं? इंदु पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, और प्रताप पत्रिका, प्रभा पत्रिका, ये सभी द्विवेदी युग की हैं। छायावाद युग में आया है सरस्वती, सरस्वती का संपादन छायावाद में भी हुआ है। हंस आया है, हंस पत्रिका, और साथ ही साथ
और कौन सा है, तो मतवाला है, चांद है। भारतेंदु युग की बात करें तो कविवचन सुधा है, ब्राह्मण है और हिंदी प्रदीप है। कविवचन सुधा, ब्राह्मण और हिंदी प्रदीप ये भारतेंदु युग में है। अगला अगर आप लोग पूछें पूर्व भारतेंदु युग में, तो इसमें बाल बोधनी है, सार सुधानिधि हैं, ये सभी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। हमने आप लोगों को बताया है कि एक दिन हम आप लोगों को पत्र पत्रिका संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं उनका युग बता देंगे, संपादक बता देंगे, ये सभी आप लोगों को बता देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर क्या है बच्चों, संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है या फिर जीवनी है या आत्मकथा है। तो अगर हम बात करें अपनी खबर पुस्तक की विधा की, तो अपनी खबर पुस्तक की विधा क्या है बच्चों, अपनी खबर पुस्तक की विधा है आत्मकथा। लेखक कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है हिंदी की प्रथम डायरी, हिंदी की प्रथम डायरी है कौन सी है, मेरी कॉलेज डायरी या फिर डायरी के पन्ने या नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी या तूफानों के बीच। तो बच्चों अगर हम लोग इसमें बात करें मेरी कॉलेज डायरी, ये किसकी रचना है, तो ये है धीरेन्द्र वर्मा जी की रचना। किसकी रचना है, धीरेन्द्र वर्मा जी की रचना है। अगर हम लोग बात करें डायरी के पन्ने, तो ये किसकी रचना है, ये सीताराम सक्सेरिया की रचना है, सीताराम सक्सेरिया की रचना है। नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी, ये इनकी तो प्रमुख है ही। साथ ही साथ तूफानों के बीच की अगर बात करें, तूफानों के बीच, तो तूफानों के बीच है रांगेय राघव जी की रचना। किसकी रचना है, रांगेय राघव। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें से प्रथम डायरी कौन है, तो इसमें से प्रथम डायरी मानी जाती है कि नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बच्चों चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन हैं, नाभादास जी हैं या फिर दामोदर शर्मा हैं या फिर गंग कवि हैं या गोकुलनाथ हैं। तो कौन है बच्चों, तो इसके तो कवि लेखक हैं गंग कवि। कौन है, गंग कवि। नाभादास की रचनाओं में अगर हम लोग बात करें तो भक्तमाल और अष्टयाम प्रमुख है। दामोदर शर्मा की अगर हम लोग बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण इनकी प्रमुख रचना है। और गोकुलनाथ की अगर बात करें तो गोकुलनाथ जी की रचनाओं में 24 वचनामृत है, वन यात्रा है और बैठक चरित्र है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कृति है, कौन सी इनकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन या फिर कुटज या फिर ध्रुव स्वामिनी या आत्मनेपद। तो बच्चों आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है, मोहन राकेश जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों, मोहन राकेश की रचना है। कुटज आप लोग जानते हैं हजारी प्रसाद की रचना है, हजारी प्रसाद जी की रचना है। आत्मनेपद की अगर बात करें तो आत्मनेपद किसकी रचना है, अज्ञेय जी की रचना। किसकी है बच्चों, अज्ञेय जी की रचना है। और ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी लोग एक बार क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ बता दें, कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपका चल रहा है। कंप्लीट हिंदी का समझ लो, जो रचना है, कवि हैं, लेखक हैं या भूमिका से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, गद्य का सारा प्रश्न यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं, कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं या सेठ गोविंद दास हैं या श्याम सुंदर दास जी हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना आप लोग पढ़े होंगे, कौन कौन सी है बच्चों, चिंतामणि है, विचार बीथी है, 11 वर्ष का समय इनकी एक कहानी है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। तो ये सभी रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। गोविंद दास की अगर बात करें तो गोविंद दास की रचनाओं में त्याग और ग्रहण है, हिंसा से अहिंसा है, प्रेम या पाप है, ये इनकी प्रमुख रचना है। श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो श्याम सुंदर दास की रचनाओं में साहित्यालोचन है, भाषा विज्ञान है, हिंदी भाषा और साहित्य है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में जो श्री चंद्रावली नाटक है ये है अंधेर नगरी है, विषस्य विषमौषधम है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, भारत दुर्दशा, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों
कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर के लेखक कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या बाबू गुलाब राय हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो अगर इसमें से बात करें तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सा है? काव्य मंजूषा और कविता कलाप। काव्य मंजूषा और कविता कलाप। हजारी प्रसाद द्विवेदी में है कुटज, अशोक के फूल और साहित्य सहचर। मतलब साहित्य सहचर किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। बाबू गुलाब राय की बात करें तो ठलुआ क्लब है, मेरी असफलताएं हैं, और जयशंकर प्रसाद में कंकाल, तितली, इरावती, आंसू, झरना, लहर, ये सभी इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका कौन से युग से संबंधित है बच्चों? तो क्या शुक्ल युग से है, या शुक्लोत्तर युग से, या फिर द्विवेदी युग से, या भारतेंदु युग से? अगर हम बात करें शुक्ल युग की पत्रिका तो इसमें हंस है, आनंद कादम्बिनी है, साहित्य संदेश है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। शुक्लोत्तर युग की बात करें तो धर्म युग, हंस, आनंद कादम्बिनी। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में क्या है? मर्यादा है, प्रताप है और इंदु है। और भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग में आप लोगों का कौन सा है? तो इसमें आप लोगों का है इसमें भारतेंदु युग में आपका कविवचन सुधा है। कविवचन सुधा के साथ साथ ब्राह्मण भी है, हिंदी प्रदीप भी है। हमसे पूछा गया है माधुरी, और माधुरी पत्रिका है शुक्ल युग से। कौन से युग से बच्चों? तो शुक्ल युग की पत्रिका है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहते हैं? रामकुमार वर्मा को, या फिर सेठ गोविंद दास जी को, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी जी को? तो एकांकी सम्राट कहते हैं बच्चों रामकुमार वर्मा जी को। किसको कहते हैं? रामकुमार वर्मा जी को कहते हैं। का वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, या कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर जीवनी है? तो बच्चों ये क्या है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जीवनी है। किसने लिखा है? तो इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। और किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। लिखा किसने है? तो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखें, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? किसने लिखा बच्चों? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, या फिर श्रद्धाराम फुल्लौरी, या फिर इंसाअल्लाह खां, या मुंशी सदासुख लाल? तो अगर इसमें हम लोग बात करें बच्चों तो राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है शकुंतला। एक रचना इनकी प्रमुख रचना है शकुंतला, जो कि कालिदास जी के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया गया है। श्रद्धाराम फुल्लौरी की बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है भाग्यवती। कौन सी रचना है? भाग्यवती। और इनकी रचना रही है शकुंतला। शकुंतला किसकी रचना है बच्चों? शकुंतला। ये जो शकुंतला रचना है ये है लक्ष्मण सिंह की। श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है भाग्यवती। और इंसाअल्लाह खां की कौन सी रचना है? रानी केतकी की कहानी। और मुंशी सदासुख लाल की रचना है सुख सागर। कौन सी रचना है बच्चों? सुख सागर। तो इस प्रकार से आप रचनाओं को भी लिखते चलिए, ध्यान देते चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आवारा मसीहा है, या फिर विचार प्रवाह है, या तट की खोज है, या 10 द्वार से सोपान तक है? कौन सी रचना इनकी है बच्चों? आवारा मसीहा आप लोगों को बता चुके हैं विष्णु प्रभाकर जी की है। अगर हम लोग तट की खोज की बात करें तो तट की खोज है हरिशंकर परसाई जी की। किसकी रचना है? परसाई जी की रचना है। और अगर हम लोग बात करें 10 द्वार से सोपान तक तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी रचना है बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी की है, अमिताभ बच्चन के पिताजी। और विचार प्रवाह किसकी रचना है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अजात शत्रु रचना की विधा है। संस्मरण है, कि आत्मकथा है, कि नाटक है, कि जीवनी है?
तो अजातशत्रु नाटक है बच्चों, और किसका नाटक है? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना है बच्चों? किसका रचना है ये? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सरस्वती के प्रथम संपादक थे। प्रथम संपादक की बात हुई है कि सरस्वती पत्रिका के कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, या श्याम सुंदर दास जी थे, या फिर हरदेव बाहरी थे, या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे। तो कौन थे बच्चों? तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती के प्रथम संपादक थे। अच्छा, श्याम सुंदर दास जी ने कौन सी पत्रिका के संपादन किया था? तो नागरी प्रचारणी सभा का। अगर बात करें हरदेव बाहरी का, तो हरदेव बाहरी जी ने एक सामान्य हिंदी नामक पत्रिका का संपादन किया था। कौन सी पत्रिका? सामान्य हिंदी। और अगर हम लोग बात करें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, तो इनकी पत्रिका है छाया। कौन सी पत्रिका बच्चों? छाया। उत्तर क्या होगा हमारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या को आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होते जाएंगे। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? क्या कहा गया कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र कहानी है, या फिर भाग्य और पुरुषार्थ है, या पुरस्कार है, या आन का मान है? तो बच्चों अगर हम बात करें त्यागपत्र, तो त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। और है क्या? उपन्यास है। त्यागपत्र क्या है? उपन्यास है। किसकी रचना? जैनेन्द्र कुमार जी की। भाग्य और पुरुषार्थ ये क्या है? तो ये निबंध है। क्या बच्चों? निबंध है, और ये भी जैनेन्द्र कुमार जी का ही है। अगर हम लोग बात करें पुरस्कार, तो पुरस्कार है कहानी, और इसके लेखक का नाम आप लोगों को बताना है कि कौन है। आन का मान आपका है नाटक। आन का मान क्या है? नाटक है, और इसके लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी। इसके बाद में अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। नहीं है पूछ रहे हैं। कौन सा नहीं है बच्चों? हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है, या फिर साहित्य और समाज नहीं है, या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया नहीं है, या वैचारिकी शोध और बोध नहीं है। इसमें से हम लोगों से पूछा गया है कि कौन सी रचना इनकी नहीं है। तो चलिए बता दीजिए कमेंट सेक्शन में खटाखट। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया इन्हीं की रचना है। वैचारिकी शोध और बोध ये भी सुंदर रेड्डी की है। साहित्य और समाज भी इन्हीं का है, लेकिन हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या फिर रांगे राघव जी हैं, या फिर विष्णु प्रभाकर जी हैं, या राहुल सांकृत्यायन जी हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की अगर बात करें बच्चों, तो इनकी रचनाओं में है पतितों के देश में, गेहूं बनाम गुलाब। और अगर रांगे राघव की बात करें तो इनकी रचना है घरौंदा, अंधेरे के जुगनू और प्रतिदाम। विष्णु प्रभाकर जी की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है आवारा मसीहा, जो कि सही उत्तर होगा। और राहुल सांकृत्यायन का अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, वोल्गा से गंगा, ये सभी क्या है? ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? हंस है, या फिर सरस्वती है, या ब्राह्मण है, या फिर इंदु है? कौन है बच्चों? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है बच्चों? प्रेमचंद जी हैं। अगर हम बात करें कि सरस्वती पत्रिका, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और अगर बात करें इंदु पत्रिका के, तो इंदु पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और लाइक करते रहिए। शेयर और लाइक नहीं रुकना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य है, या फिर कहानी है, या डायरी है, या आत्मकथा है? तो मेरी असफलताएं क्या है बच्चों? आत्मकथा है। किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की है। किसकी है? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी की रचना है। कौन सी? मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है अज्ञेय की रचना है
इसमें से अज्ञेय जी की कौन सी रचना है? मेरे विचार, या फिर पृथ्वी पुत्र, या विचार प्रवाह, या फिर शेखर एक जीवनी। तो बच्चों मेरे विचार किसकी रचना है? मेरे विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। और विचार प्रवाह किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार जी की। सॉरी, मेरे विचार है जैनेन्द्र कुमार का और विचार प्रवाह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए ये हैं जैनेन्द्र जी, ये कौन है बच्चों? तो ये हैं जैनेन्द्र जी और ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सॉरी, ये कौन है? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय जी की रचना है। अगला चलते हैं, अगले प्रश्न पर कह रहा है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? नाभादास जी हैं, या गोकुलदास जी हैं, या वैकुंठनाथ जी हैं, या फिर विट्ठलनाथ जी हैं। तो बच्चों नाभादास की रचना क्या है? भक्तमाल और अष्टयाम। गोकुलदास जी की रचना है 84 वैष्णवन की यात्रा वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। वैकुंठनाथ जी की रचना है मूक भगवान और संध्या तारा। अब बचे कौन? वैकुंठनाथ। तो श्रृंगार रसमंडन किसकी रचना है? वैकुंठनाथ जी की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। पूछ रहा है कौन सी नहीं है? आकाश के तारे नहीं है, या भूले बिसरे चेहरे नहीं है, या फिर माटी हो गई सोना नहीं है, या फिर मुक्ति बोध नहीं है। तो ये 3 रचनाएं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हैं। और मुक्ति बोध किसकी रचना है? ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है होमवर्क के रूप में। सभी लोग अभी चाहे क्लास एंड होने के बाद चाहे तत्काल जो जानते हो बताओ कि मुक्ति बोध किसकी रचना है। अगला प्रश्न आप लोगों का है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनका आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है बच्चों? चारुचंद्र लेख है, या फिर विचार प्रवाह है, या फिर साहित्य का मर्म है, या हिंदी साहित्य की भूमिका है। तो ये सभी प्रश्न, ये सभी जो रचनाएं हैं ये सभी इन्हीं का है। और आलोचनात्मक ग्रंथ की बात हो रही है तो हिंदी साहित्य की भूमिका इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं भारतेंदु जी। कौन है बच्चों? भारतेंदु जी हैं। हिंदी प्रदीप की बात करें तो हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट जी का। विशाल भारत की अगर हम बात करें तो विशाल भारत है बनारसी दास चतुर्वेदी जी का। किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। और साहित्य संदेश ये किसका है? तो ये बाबू गुलाब राय जी का है। ये गुलाब राय जी का है। इस प्रकार से आपका यहाँ से सारे प्रश्न क्लियर हुए। अगला चलते हैं, अगला कह रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, या नाटक है, या फिर एकांकी है, या फिर कहानी है। क्या है बच्चों ध्रुव स्वामिनी? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है। किसका नाटक है? किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक को लिखा है ध्रुव स्वामिनी को। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं। भारतेंदु युगीन कौन से लेखक हैं बच्चों? तो रघुवीर सिंह की बात करें तो रघुवीर सिंह बहुत बाद के लेखक हैं, मतलब कह सकते हैं छायावादोत्तर काल के हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के हैं। भारती और भगवत शरण उपाध्याय जी ये कौन से युग के हैं? तो ये भी छायावादोत्तर युग के हैं। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन हैं। तो कौन सा, मतलब ये कौन से हैं? छायावादोत्तर युग। भगवत शरण उपाध्याय छायावादोत्तर युग, और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के हैं। ये कौन से युग के हैं बच्चों? तो छायावाद युग के हैं। और प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युगीन हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय की कृति कौन सी नहीं है? तो इसमें सम्राट चंद्रगुप्त दीनदयाल उपाध्याय की है। राष्ट्र जीवन की दिशा ये भी दीनदयाल उपाध्याय के है। जगत गुरु शंकराचार्य ये भी दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है। और वैचारिकी शोध और बोध ये किसकी रचना है? तो वैचारिकी शोध और बोध जो है ये सुंदर रेड्डी जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? सुंदर रेड्डी जी की रचना है वैचारिकी शोध और बोध। अगला प्रश्न कह रहा है अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर
APJ अब्दुल कलाम जी हैं या फिर CB रमन हैं। तो बच्चों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनकी रचनाओं में कविता कलाप है और काव्य मंजूषा है। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो भूत के पांव पीछे, तट की खोज, निंदा रस, ये सभी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की रचना है। APJ अब्दुल कलाम की रचना है कि भूत के अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान इनकी रचना है APJ अब्दुल कलाम जी की। और इनका अगर हम बात करें कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुधा हमें लेनी होगी। अब इसमें कह रहे हैं पहला प्रश्न कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो क्या बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का पाठ राष्ट्र का स्वरूप है। पाठ का नाम क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है? लेखक का कहना है कि पृथ्वी का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर निवास करने वाले असंख्य लोग हैं, जैसे नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। अगला इसमें कह रहा है कि समान अधिकार का भागी कौन है। समान अधिकार का भागी कौन है बच्चों? तो समाज में रहने वाले व्यक्ति समान अधिकारी के भागी होते हैं। कोई भी जो समाज में रह रहा है वो समान अधिकार का प्रतिभागी है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है। तो भैया पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अगले में है कि अनंत और जनपद शब्द का अर्थ बताना है। तो अनंत शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो। और जनपद का अर्थ यानी असीमित कह सकते हैं। और जनपद का अर्थ क्या होता है? जिला। अथवा मान लीजिए आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम हैं। जैसे कौन कौन से माध्यम हैं? श्रव्य दृश्य विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। अब इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का
नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का पाठ भाषा और आधुनिकता है और लेखक कौन है? जी सुंदर रेड्डी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में कह रहे हैं बच्चों कि यहाँ लेखक कह रहे हैं कि अगर भाषा का नवीनीकरण सिर्फ विद्वानों तक सीमित रह जाए तो भाषा प्रगतिशील नहीं होगी। भाषा को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है, मतलब हर किसी के पास तक पहुंचाना जरूरी है। अगला इसमें पूछ रहा है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है? किससे भैया भाषा का सीधा संबंध? तो भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। फिर कह रहे यूरोपीय देशों में शब्द प्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं? तो यूरोपीय देशों में शब्द प्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। तो एक तो है श्रव्य दृश्य विधान और दूसरा है वैज्ञानिक कथा साहित्य। अब इसमें से अगला कह रहा है कि कुठाराघात और प्रेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कुठाराघात का अर्थ है नाश यानी बर्बादी और प्रेषण का अर्थ है प्रसारण, भेजना या संदेश भेजना। एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी जी कह रहे हैं पश्चाताप करते हुए कि मेरा जो ये जीव है वो हर जन्म में चाहे जो भी जन्म ले वो ये बात को सुनते रहे कि उस व्यक्ति को धिक्कार था, उस रानी को धिक्कार था जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। क्यों धिक्कार था? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो भगवान राम कहते हैं कि वो माता 100 बार धन्य है, उस माता का कोख धन्य हो गया, वो माता धन्य हो गई जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। फिर और आगे क्या है? पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, मतलब प्रभु जी के साथ में पागल होकर के जैसे कि भरत पूरी सभा चिल्ला उठी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब इसमें कह रहे हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भैया उपर्युक्त पद्यांश जो प्रस्तुत पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहे हैं तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। कैकेयी जी पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मुझे सदगति न मिले, मुझे मुक्ति न मिले, मैं केवल यही सुनती रहूं, मेरा जीव हर जन्म में इस बात को सुनता रहे कि कैकेयी एक रानी थी रघुकुल की जिसको अधर्म के मार्ग पर जो चल दी थी। और देखते हैं कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहती है। तो यह कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। अब देखो इसके बाद में क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद में है अगला आप लोगों का अगला कह रहा है कि कैकेयी के प्रायश्चित क्या है? कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं? कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो सभा क्या चिल्लाती है? प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। अथवा मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना, कौन तुम
कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। संसृत मतलब संसार, जलनिधि मतलब सागर, यानी संसार रूपी सागर के तरंगों से फेंकी हुई एक मणि के समान हो, जो इस निर्जन को, निर्जन मतलब जहाँ कोई ना हो, ऐसे निर्जन को भी आप चुपचाप कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, और इस प्रभा अर्थात सूर्य की किरण से आप अपना अभिषेक कर रहे हैं। सूर्य की किरण में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं। मधुर विश्रांत, एक आपको थकान भी है, मीठी थकान है, और एकांत भी है। ये संसार का एक सुलझा हुआ रहस्य है कि एक तो करुणा में सुंदर मौन है, और दूसरा ये जो चंचल मन है इसका आलस्य भी भरा हुआ है। अब इसमें कह रही हैं, कवि मतलब पूछ रहा है, इसमें प्रश्न क्या है बच्चों, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो भैया शीर्षक क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहे हैं करने को, तो चलिए कर देते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों अर्थात लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। अब इसमें अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो भैया उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। अगला इसमें कह रहे हैं कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। तो मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। और अगला कह रहे हैं कि प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रभा, इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और जोरदार तरीके से इसे शेयर कर दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि गद्यांश क्या है। गद्यांश में कह रहा है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। जो राष्ट्र है, देश है, इसका तीसरा अंग क्या है? तो उसकी लोगों की संस्कृति है। जैसे दूसरा अंग लोग हैं, तीसरा अंग क्या है? तो उसकी संस्कृति है, लोगों की। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। मतलब मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वही क्या है? उसकी श्वास और प्रश्वास में बसा हुआ है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र मतलब केवल कल्पना ही है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि क्या कह रहे हैं कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन की विटप का पुष्प संस्कृति है। मतलब इस जीवन रूपी वृक्ष जो है इसका पुष्प क्या है, फूल क्या है? तो संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। मतलब जो संस्कृति का सौंदर्य है और संस्कृति का वसंत है, इसी में लोगों के जीवन का सौंदर्य और मान सम्मान बसा हुआ है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है।
भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। अब हमसे कह रहे हैं कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। प्रश्न क्या है बच्चों? तो इसमें कह रहे हैं प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं एवं इसका शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। शीर्षक क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप है। अच्छा, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ये आपको पैसेज में शुरुआत में ही बताया गया। अगला कह रहे हैं कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो भैया संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। मतलब अगर राष्ट्र में संस्कृति का विकास नहीं होगा तो उस राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अगला कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? तो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा गया है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो उससे पहले आप लोगों को रेखांकित अंश जरूर देख लेना चाहिए। और रेखांकित अंश क्या है कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अर्थात अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। चलिए अब इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं कि क्या है। तो व्याख्या में देखिए, राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। तो राष्ट्र के अगर संपूर्ण स्वरूप में देखें तो उसका भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो समृद्धिशाली राष्ट्र को भी मिटते हुए देर न लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। भैया एक दूसरे के लिए पूरक तो हैं ही और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृति है। संस्कृति क्या है? तो जीवन रूपी वृक्ष जो उसका पुष्प ही संस्कृति है। अर्थात किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृति है। अब देखते हैं अथवा में कह रहा है कि यदि यह मतलब चाहे ऊपर वाले पैसेज को करें चाहे इसे करें, एक ही करना है, दोनों नहीं पेपर में। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या कह रहा है इसके बाद में। तो इसके बाद में क्या है बच्चों? प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो भैया भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। प्रयोग से और जनता से है। अगला कह रहे हैं कि नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? मतलब अगर नए शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा? तो यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए
तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही क्या होगा, कुठाराघात होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है, घातक परिणाम या घातक चोट। अब कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले इसे देख लीजिए कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। अब हम लोग इसका रेखांकित अंश का व्याख्या कर देते हैं। तो व्याख्या क्या कह रहा है बच्चों, व्याख्या कह रहा है कि लेखक का कहना है कि भाषा गतिशील होती है, वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। उसका सीधा संबंध लोगों में प्रयोग करने से है और जनता के बीच बातचीत करने से है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम क्या कह रहा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है तथा इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। क्योंकि 3 तक का हो चुका है, और एक बार आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए सबके पास, अपने मित्रों के पास जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और लाइक भी आप लोग करते रहिए। क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सॉरी, गद्यांश नहीं है, पद्यांश है, पद्यांश होना चाहिए। पद्यांश की पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। क्या कहा, राधिका जी कह रही हैं कि जब तुम वहाँ पर पहुँच जाना, पवन से कहती हैं कि जब तुम प्रभु जी के, मेरे प्रीतम के घर पर पहुँच जाना, तो वहाँ पर देखना कि अगर कोई प्यारा सा कुसुम, कुसुम मतलब फूल, कुमला अर्थात कुमलाया हुआ, मुरझाया हुआ उनके घर में पड़ा है। अगर उनके घर में कोई भी प्यारा सा फूल मुरझाया हुआ पड़ा है, तो उसे ला करके मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों पर उस फूल को गिरा देना, पहुंचा देना। और इस प्रकार से हे पवन, तुम उन्हें बताना कि एक फूल के समान बाला, बाला मतलब बालिका, स्त्री, एक फूल के समान सुंदर स्त्री, कोमल स्त्री, मलान अर्थात मुरझाई हुई या दुखी हुई हो करके आपके कमल चरण को चूमना चाहती है। मतलब दुखी है जो आपके कमल चरणों को या कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। अब इसमें से क्या कह रहा है बच्चों, तो इसमें से कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या है भैया उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, तो आपको पता है पवन दूतिका वाले पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। रचयिता कौन है बच्चों, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। तो भैया राधा ने अपनी तुलना फूल से की है। राधा कहती हैं कि जैसे कोई मलान फूल अर्थात मुरझाया हुआ फूल कृष्ण के चरण में गिरा हो, वैसे ही वह खुद को कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहती हैं, अपने आप को समर्पित करना चाहती हैं। इसके बाद में अगला आपसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। ये आपका क्या है, रेखांकित अंश है। अब इसमें कह रहा है व्याख्या करना है। तो राधा जी कह रही हैं कि अगर कोई सुंदर फूल घर में म्लान हो गया हो अर्थात मुरझा गया हो, तो हे पवन तुम उसे कृष्ण के चरणों में ला देना। राधा यहाँ अपनी तुलना उस म्लान फूल से कर रही हैं और कहना चाहती हैं कि जैसे वह फूल कृष्ण के चरणों में समर्पित होना चाहता है, वैसे ही वह खुद को कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहती हैं। अब इसका जो 4th नंबर है यानी इस भाग का, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है बच्चों,
तो श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को एक म्लान फूल चूमना चाहता है, जो कि राधा जी का प्रतीक है। और इसमें 5वां खंड कह रहा है कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। राधा जी पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं। तो राधा कहना चाहती हैं कि जैसे फूल कृष्ण के चरणों में समर्पित होना चाहता है, वैसे ही वह खुद को कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहती हैं। अब इस प्रकार से मान लीजिए आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो अथवा है, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। अथवा कह रहा है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। यानी हे मनुष्य, सावधान हो जाओ। अगर विज्ञान आपके लिए तलवार बन रहा है, अर्थात हानिकारक बन रहा है, तो क्या करो, इसको तुरंत फेंक दो। और जो आपकी मोह की यादें हैं, इसकी यादों जो जुड़ी हुई हैं, उन सबको छोड़ दो। मतलब उनके आशाओं में, उन यादों में रह करके अपना अहित न करो। हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। क्या कहते हैं कवि महोदय कि ये सिद्ध हो चुका है कि तुम अभी एक नादान बालक के समान हो। क्योंकि जैसे नादान बालक को फूल या फिर कांटे की पहचान नहीं होती है, उसी प्रकार से तुम्हें भी फूल या कांटों की कोई पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। क्या कहा कि जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसे नहीं पता कि क्या फूल है क्या कांटा है, यानी क्या उसे कोमलता प्रदान करेगा और क्या उसे चुभेगा। उसी प्रकार से तो उसको कांटे या फूल नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार से तुम्हें भी जब नहीं पता है कि इससे हानियाँ क्या हैं, इससे लाभ क्या हैं, तो तुम इसको हाथ में लेकर के खेलोगे तो अपना ही अहित करोगे। और सिद्ध कैसे हुआ, आपने हथियार बनाए, बम बनाए, जो कि बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया संदर्भ में क्या है कि अभिनव मनुष्य आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, ये उसी का है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है रचयिता? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, विज्ञान एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। मोह और अज्ञान को छोड़ करके ज्ञान और विवेक के साथ इसका उपयोग करो, ताकि यह तुम्हारे लिए हितकारी हो जाए। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। किस बात की चेतावनी दी है? तो कवि ने भैया वैज्ञानिक युग, कवि ने चेतावनी क्या दिया है कि विज्ञान का गलत इस्तेमाल विनाशकारी हो सकता है, इसलिए इसे समझदारी से इस्तेमाल करो, अर्थात बर्बादी मत लाओ। और चौथा कह रहा है कि पद्य में फूल और कांटों से क्या तात्पर्य है। तो फूल क्या है? फूल मानवता का प्रतीक है, जबकि कांटे विज्ञान की नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। फिर अगला कह रहा है कि कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग करने से क्यों मना किया। जो विज्ञान रूपी तलवार है, अर्थात विनाशकारी शक्तियां हैं, उनके प्रयोग से क्यों मना किया है। तो कवि ने मना किया है क्योंकि विज्ञान का गलत इस्तेमाल स्वयं का और दूसरों का नुकसान कर सकता है। जैसे तलवार अपने ही। और देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें क्या है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही
पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इसमें आप लोगों का पहला प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का पाठ क्या है बच्चों और लेखक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलो भैया कर देते हैं। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है। अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसमें अगला कह रहा है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो भैया यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अगला क्या कह रहा है? तो अगला आप लोगों का कह रहा है बच्चों, अगला आप लोगों का कह रहा है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो किसका निर्माण करेंगे पृथ्वी और जन दोनों मिलकर के? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसके बाद में अगला क्या कह रहा है कि पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको कर लेना। अथवा में क्या है बच्चों? अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजों के परिश्रमों पर फली है। उसके रक्त संसार के कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। अब इसमें आप लोगों से कह रहा है पहला प्रश्न कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ के शीर्षक का नाम क्या है बच्चों? अशोक के फूल। तथा लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या अगर हम लोग देखें तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है बच्चों? लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है उसमें समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है बच्चों? अशोक का वृक्ष है। अगला कह रहा है लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। जब लोगों ने उसे उपेक्षित किया तो उससे क्या हुआ? सामंतवाद बनकर के आया। अगला प्रश्न कह रहा आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो भैया लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम मिट गई है। एक बार बच्चों सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी। प्रश्न संख्या 4 आपका कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है?
क्या कहा कि अपने जीवन रस को दे करके, अर्थात सबको मतलब अपने जीवन के सबसे प्रियतम समझ करके, जिसको हमने बहुत प्रयासों से पालन पोषण जिसका किया है, क्या वह केवल हमारे दुखों की झरते हुए आंसुओं की एक माला के समान है। वह रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वह मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मतलब वो लोग मुर्दे के समान हैं जिन्हें प्रेम एक अनुभव मतलब अनुभव रस का कैसा है, कटु कड़वा प्याले के रूप में लगता है, और वह मुर्दे हैं जिन्हें प्रेम सम्मोहनकारी विष के समान लगता है। इसके बाद में अब यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है। इसमें से पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो भैया प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के कौन से पाठ से है, कौन सा शीर्षक है, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि ये कौन सा है। अगर आप लाइव में जुड़े हैं तो लाइव में बताइए, और बाद में देख रहे हैं तो बाद में बताइए। नामक शीर्षक से लिया गया, शीर्षक का नाम बताना है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। चलिए मैंने आपको थोड़ा सा आसान कर दिया है जिससे आप बता ले जाएं, आसानी से, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब इसमें फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का अर्थ क्या है कि जो लोग प्रेम को केवल कड़वा अनुभव मानते हैं, जिनके लिए प्रेम का हर पल दुख और कष्ट से भरा होता है, वे वास्तव में प्रेम के असली रस से वंचित और आंतरिक रूप से रोगी हैं। मतलब प्रेम का असली रस नहीं जानते हैं और कैसे हैं, तो वे रोगी के समान हैं। प्रेम को कटुता से देखना प्रेम की सही समझ ना होने की निशानी है। मतलब प्रेम को कटुता से देखना क्या है, तो प्रेम की सही समझ ना होने की एक निशानी के रूप में है। अब फिर तीसरा इसमें से पूछ रहा है कि कवि ने किन्हें मुर्दा कहा है। तो भैया कवि ने उन लोगों को मुर्दा कहा है जिन्हें प्रेम का सम्मोहन नहीं है, जिन्हें प्रेम का नशा नहीं है, उन्हें मुर्दा कहा है। अर्थात जो प्रेम की मस्ती, उसका आनंद और उसका उन्माद अनुभव नहीं कर पाते, वह जीवन में मृत व्यक्तियों के समान है। चौथा इसमें कह रहा है कि अवसाद और सम्मोहन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अवसाद का अर्थ होता है दुख, निराशा या ग्लानि, और सम्मोहन का अर्थ होता है मोहित करने वाला, आकर्षण, नशा, या फिर जो मन को बांध ले। और इसमें से पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है कि कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें निहित है। तो भैया कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता प्रेम के अनुभव, उसके रस और उसके सम्मोहन में है। जो व्यक्ति प्रेम की मिठास और गहराई को महसूस करता है, वही जीवन का वास्तविक आनंद लेता है। केवल आंसू या कड़वे अनुभवों में उलझे रहना जीवन की व्यर्थता है। अथवा, अथवा क्या कह रहे हैं, अथवा में है जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। क्या कहा, राधिका जी कह रही हैं पवन से कि अगर हमारे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी सुंदर से किसी छोटे बगीचे या बाग में खड़े हों, छोटे से बगीचे या बाग में खड़े हों, तो वहाँ पर जा कर के जो बेड़ू हैं, अर्थात बांस के बीचों में, बांसों की जो बंसी है, बांसों के बीच में जा कर के उसे बंसी के समान बजा देना। इस प्रकार से उनको सभी गोपियों की सूरत हो जाएगी, याद हो जाएगी, और वह सोचेंगे, उन्हें याद आ जाएगा कि जितनी भी बंसी की ध्वनि को सुनने के लिए कितनी ज़्यादा उत्कंठित हैं, कितनी ज़्यादा परेशान हैं गोपियाँ। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। क्या कहा कि कोई कमल का पुष्प ले आना, कमल की पंखुड़ी ले आना, और मेरे श्री कृष्ण के सामने, मेरे श्याम सांवले के सामने उसे थोड़ा थोड़ा अधिक से अधिक जल में व्यग्र होकर के, व्यथित होकर के डुबाते जाना। यों देना ये भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। इस प्रकार से हे बहन, उन्हें ये बतला देना कि कमल नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली आँखों को हो बिरह विधुरा वारी में बोरती है। आपके विरह में अपने आँखों को इस वारी में, जल में, आश्रु वारी में डुबो रही है। पहला प्रश्न इसमें से कह रहा है
कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो भैया उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। फिर इसमें कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में कह रहा है कि इसका अर्थ है कि जैसे सभी गोपियां कृष्ण की वंशी की धुन सुनने के लिए दीर्घकालीन उत्कंठा रखती हैं अर्थात चाहत रखती हैं, वैसे ही कृष्ण को भी मेरी याद आ जाएगी। वंशी की धुन उनके कानों में मेरे प्रेम की लाह लगाए रखती है और मेरी याद भी उनके लिए वही काम करेगी। फिर इसमें तीसरा कह रहा है कि राधा जी श्री कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद किस प्रकार दिलाने को कहती हैं। तो राधा जी क्या कहती है कि पवन, तुम मंज उपवन यानी सुंदर बगीचे में या वाटिका में खड़े होकर के वंशी की ध्वनि की तरह कीचक अर्थात बांस की नली में ध्वनि भर देना। और क्या कह रही हैं कि कमल की पंखुड़ियों को श्याम अर्थात कृष्ण के सामने लाना और उन्हें जल में थोड़ा थोड़ा डुबाते जाना, जैसे आंखें विरह के जल में डूब रही हैं। इस प्रकार पवन कृष्ण तक उनकी विरह व्यथा और प्रेम की याद को दिलाएगा। चौथा क्या कह रहा है इसमें? चौथा कह रहा है कि भगनी और कीचक के शब्दार्थ लिखिए। तो भगनी का मतलब होता है बहन यानी सखी या सहेली, और कीचक का अर्थ होता है बांस की नली। यहाँ वंशी का संकेत है, बांसुरी के लिए कहा गया है कीचक शब्द। फिर इसमें से पांचवा आपका कह रहा है कि वेणुसा शब्द में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो भैया उपमा अलंकार है। मतलब वेणुसा अर्थात बांसुरी की तुलना सा यानी समान से की गई है, बांस के समान से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप लोग शेयर अधिक से अधिक करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। ऊपर वाले पैसेज को करें चाहे इसे करें, एक ही करना है, दोनों नहीं पेपर में। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या कह रहा है इसके बाद में। तो इसके बाद में क्या है बच्चों? प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो भैया भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। प्रयोग से और जनता से है। अगला कह रहे हैं कि नए शब्दों के प्रयोग ना किए जाने पर क्या परिणाम होगा। मतलब अगर नए शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा? तो यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही क्या होगा? कुठाराघात होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है? घातक परिणाम या घातक चोट। अब कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले इसे देख लीजिए कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। अब हम लोग इसका रेखांकित अंश का व्याख्या कर देते हैं। तो व्याख्या क्या कह रहा है बच्चों? व्याख्या कह रहा है कि लेखक का कहना है कि भाषा गतिशील होती है, वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। उसका सीधा संबंध लोगों में प्रयोग करने से है और जनता के बीच बातचीत करने से है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम क्या कह रहा है? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है तथा इसके पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी जी कह रहे हैं पश्चाताप करते हुए कि मेरा जो ये जीव है वो हर जन्म में चाहे जो भी जन्म ले वो ये बात को सुनते रहे कि
उस व्यक्ति को धिक्कार था, उस रानी को धिक्कार था जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। क्यों धिक्कार था? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो भगवान राम कहते हैं कि वो माता 100 बार धन्य है। उस माता का कोख धन्य हो गया, वो माता धन्य हो गई जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। फिर और आगे क्या है? पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, मतलब प्रभु जी के साथ में पागल होकर के जैसे कि भरत पूरी सभा चिल्ला उठी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। अब इसमें कह रहे हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो भैया उपर्युक्त पद्यांश जो प्रस्तुत पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहे हैं, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। कैकेयी जी पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मुझे सदगति न मिले, मुझे मुक्ति न मिले, मैं केवल यही सुनती रहूं, मेरा जीव हर जन्म में इस बात को सुनता रहे कि कैकेयी एक रानी थी रघुकुल की जिसको अधर्म के मार्ग पर जो चल दी थी। और देखते हैं कैकेयी स्वयं को धिक्कारते हुए क्या कहती है। तो यह कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। अब देखो इसके बाद में क्या कह रहे हैं, तो इसके बाद में है अगला आप लोगों का अगला कह रहा है कि कैकेयी के प्रायश्चित क्या है? कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं? कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो सभा क्या चिल्लाती है? प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। अथवा मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना, कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो? संसृत मतलब संसार, जलनिधि मतलब सागर, यानी संसार रूपी सागर के तरंगों से फेंकी हुई एक मणि के समान हो, जो इस निर्जन को, निर्जन मतलब जहाँ कोई ना हो, ऐसे निर्जन को भी आप चुपचाप कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं और इस प्रभा अर्थात सूर्य की किरण से आप अपना अभिषेक कर रहे हैं। सूर्य की किरण में बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं। मधुर विश्रांत, एक आपको थकान भी है, मीठी थकान है और एकांत भी है। ये संसार का एक सुलझा हुआ रहस्य है कि एक तो करुणा में सुंदर मौन है और दूसरा ये जो चंचल मन है इसका आलस्य भी भरा हुआ है। अब इसमें कह रही हैं, कवि मतलब पूछ रहा है, इसमें प्रश्न क्या है बच्चों? उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो भैया शीर्षक क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहे हैं करने को, तो चलिए कर देते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों अर्थात लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे हो
बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष, तुम कौन हो। अब इसमें अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो भैया उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। अगला इसमें कह रहे हैं कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। तो मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। और अगला कह रहे हैं कि प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रभा इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार है। एक बार सभी लोग 5 प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न संख्या 5 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से। और देखते हैं कि 5वां का क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। हरिशंकर परसाई जी हैं, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। तो चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 को। कहाँ पर, बलिया उत्तर प्रदेश के दूबे गांव में हुआ था। शिक्षा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और पाली भाषा में ये पारंगत हैं। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए, जहाँ से उनकी साहित्यिक दृष्टि पर गहरी छाप भी पड़ी है। कार्य क्षेत्र में देखें तो कार्य क्षेत्र में, अब देखिए इसको आप भाषा बना करके लिख सकते हैं। बहुत सारा मेन पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, भाषा आप लोग लिख सकते हैं। प्रोफेसर रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, और कुलपति भी बने हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय की, और संपादक रहे हैं साहित्य अकादमी पत्रिका का। साहित्यिक योगदान अगर हम लोग देखें तो साहित्यिक योगदान में द्विवेदी जी निबंधकार के रूप में रहे हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में इतिहास, संस्कृति और दर्शन का अद्भुत संगम मिलता है। उनकी भाषा सरल पर गहरी विचारधारा से भरपूर है। प्रसिद्ध निबंध में कल्पलता है, अशोक के फूल है, पुनर्नवा है, विचार और वितर्क है। उपन्यासकार के रूप में देखें तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में आई है, ये बाणभट्ट के जीवन और समय को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। और में है चारुचर्या, पुनर्मिलन और अनामदास का पोथा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में देखें बच्चों तो हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखी है, जो कि हिंदी साहित्य के विकास का संक्षिप्त लेकिन एक प्रभावशाली दस्तावेज है। और हिंदी साहित्य में उद्भव और विकास इन्होंने लिखा है। शैली हम लोग देख लेते हैं, शैली क्या रही है इनकी। तो शैली इनकी अगर देखें तो भाषा में संस्कृत की तत्समता अर्थात तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग लिया है, और हिंदी की बोलचाल भाषा का सुंदर मिश्रण किया है। प्रतीक, दृष्टांत और कल्पना का प्रयोग करके जटिल विचारों को सरल भी बनाया है इन्होंने। और क्या किया है, मानवतावाद, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और अध्यात्म की धारा रही है। द्विवेदी जी रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों से प्रेरित हैं। उनके लेखन में सांस्कृतिक नवीनीकरण और सामाजिक समरसता का संदेश प्रमुख है। 19 मई 1979 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठ्यक्रमों और साहित्यिक चर्चाओं में जीवित हैं। प्रमुख रचना एक नज़र में अगर हम देख लें इनकी, तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचर्या, पुनर्मिलन, अनामदास का पोथा। निबंध संग्रह में कल्पलता, अशोक के फूल, पुनर्नवा, विचार और वितर्क। आलोचना की अगर बात करें बच्चों तो हिंदी साहित्य की भूमिका है और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है। और देखते हैं द्विवेदी जी की कृतियों में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय दिखता है, जो पाठकों को सोचने और जीने की नई दृष्टि
देता है। खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मतलब किसी एक कवि का लिखना है, जिसमें है कौन कौन से? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और अज्ञेय जी हैं। तो चलिए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का। अगर जीवन परिचय में देखें तो इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मृत्यु देखें तो 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में ही हुआ। परिवार में पिता श्री शिवरतन साहू थे, एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन बचपन में ही पिता की मृत्यु भी हो गई थी। देखिए, जब ये पैदा हुए थे तब घर की आर्थिक स्थिति सही थी। शिक्षा की अगर बात करें इनके, तो घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा, बंगाली, मराठी और गुजराती भाषाएं भी इन्होंने सीख लिया था। साहित्यिक योगदान में अगर देखें तो छायावाद के प्रवर्तक और प्रसाद युग के प्रमुख कवि भी थे। चित्रकला और संगीत में भी रुचि थी, जो उनकी रचनाओं में झलकती रहती है। नाटक की अगर बात करें तो मतलब इसमें देखें तो नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी विधाओं में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रमुख कृतियों में कामायनी है, लम्हों के फूल हैं, आंसू है, झरना है। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और राजश्री। कहानी संग्रह की बात करें तो आंद्रे है, ममता है, ममता जो कि आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, और प्रतिध्वनि भी कहानी इनकी है। उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास में इनका तितली है, कंकाल है और इरावती है। इरावती अपूर्ण रहा है, तितली इनका एक असफल प्रेम कहानी के ऊपर लिखा गया है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध है और चित्राधार है। छायावादी शैली की बात करें तो भावुकता, माधुर्य, संगीतात्मकता, प्रतीक और बिंबों का सुंदर इन्होंने प्रयोग भी किया है। नाटकों में इतिहास और कल्पना का समन्वय है। गीतात्मकता और संवादों में ओज भी है। भाषा देखें तो भाषा इनकी कैसी रही है? संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली और मुहावरेदार और सरल भी रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्ला साहित्य और संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रभाव इनके ऊपर रहा है। आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का समावेश भी रहा है। राष्ट्रीय जागरण की भावना को प्रोत्साहित किया है इन्होंने, और साथ ही साथ क्या किया है? कामायनी को आधुनिक हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। देखिए, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य क्या है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है बच्चों चंद बरदाई। कौन सा है? तो प्रथम महाकाव्य है चंद बरदाई द्वारा रचित। कौन सा है? चंद्र बरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो। क्या है बच्चों? तो पृथ्वीराज रासो है। हाँ, पृथ्वीराज रासो, ये इनकी पहली मतलब हिंदी का पहला महाकाव्य है। अगर हम खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य की बात करें तो वो है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हरिओध जी। कौन है बच्चों? तो हरिओध जी हैं। और आधुनिक हिंदी का जब पहला महाकाव्य की बात आएगी तो कौन होगा? तो उसमें कामायनी होगा। प्रसाद जी की रचनाओं में प्रेम, विरह, सौंदर्य, दर्शन और राष्ट्र प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। और क्या है? और है बच्चों कि नारी पात्रों को स्वतंत्र और जागरूक रूप में इन्होंने चित्रित किया है, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी और तितली में। और 48 वर्ष की अल्पायु में 1937 में वाराणसी में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठ्यक्रमों और साहित्यिक चर्चाओं में जीवित हैं। प्रसाद जी की कविताएं और नाटक हमें जीवन की अनंतता, प्रेम की शाश्वतता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश देते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए। और आप लोगों को बता दें कि आप लोग क्लास को बेटा शेयर करते रहिए, अपने सभी मित्रों के पास क्लास को शेयर करके पहुंचा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और सबको बताते भी रहिए कि आप लोगों का
इस चैनल पर चल रहा है। रेगुलर एक मॉडल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को नियमित रूप से प्रदान किया जा रहा है। तो देखते हैं पंचलाइट का हम लोग पहले उद्देश्य। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं और गरीबी की मार्मिक स्थिति को उजागर करना है। यह कहानी एक गरीब परिवार की संघर्षपूर्ण स्थिति को दर्शाती है, जो बिजली की सुविधा से वंचित है और पंचायत के माध्यम से एक लाइट प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके बाद में कहानी में गरीबी, संघर्ष और सामाजिक असमानता के मुद्दों को उठाया गया है। यह कहानी ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और सरकारी योजनाओं की कमियों को भी उजागर करती है। कहानी का मुख्य पात्र गोधन एक गरीब आदमी है जो अपने परिवार के लिए बिजली की सुविधा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि ये हम लोगों का पंचलाइट कहानी का था। अब अथवा क्या कह रहा है कि अथवा आप लोगों से कह रहा है कि बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो दोनों में से कोई एक करना रहता है बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 से पहले सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और 7वां नंबर कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला खंड क्या है? पहला खंड है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब इस दोनों में से आपको कोई एक करना है। और इसके बाद में क्या कह रहा है? सत्य की जीत, दूसरा खंड है कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। इसमें से भी दोनों में से कोई एक करना है। अच्छा, ये खंड काव्य जो होते हैं ये आपके अलग अलग जिलों का अलग अलग निर्धारित होता है। और इसमें क्या कह रहा है? रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। कोई एक कर देना है। और इसमें से आपको चौथा नंबर कह रहा है कि मुक्ति यज्ञ, क्या है बच्चों? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए, अथवा क्या करना है? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करना है। और इसमें से 5वां कह रहा है कि आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। और 6वां जो कि गोंडा जिले का भी है, इसमें कह रहा है कि त्यागपथी के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देख लेते हैं भैया। हर्षवर्धन एक महान राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र और महान त्यागी थे। उनका चरित्र देश प्रेम का प्रखरतम उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इसके बाद में क्या है? हर्षवर्धन की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन की विशेषताओं में क्या है? वीरता और साहस। तो वीरता और साहस में है कि वह एक वीर योद्धा थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से भगाया था। आदर्श भाई के रूप में भी रहे हैं। उन्होंने अपनी बहन राजश्री की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जब उनके बहन की पति को हत्या कर दी जाती है तो पूरी सेना के साथ उनके भाई जाते हैं, भाई भी उनके मार दिए जाते हैं। तब फिर ये वहाँ पर जा कर के उनको पराजित करते हैं, रास्ते में मार दिए जाते हैं। ये पूरी तरीके से सब कुछ यानी अपना पूरा राज्यपाट सब उन्हें दे देते हैं। आदर्श पुत्र के बारे में देखें तो उन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी याद में कई कार्य किए। महान त्यागी भी रहे हैं भैया। उन्होंने अपने जीवन में 6 बार अपना सर्वस्व प्रजा के लिए दान कर दिया। जो प्रयाग में हर 5वें साल पर वो जाते थे और संपूर्ण दान कर देते थे। हर धर्मपरायण में देखें तो वह एक धर्मपरायण व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रसार किया है। और प्रजावत्सल में वह अपने प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब हर्षवर्धन का चरित्र आज के युवकों के लिए एक प्रेरणा है। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने देश और समाज के लिए काम करना चाहिए
और कैसे अपने जीवन में त्याग और बलिदान करना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं, अथवा में कह रहा है कि त्यागपथी की कथा वस्तु या कथानक संक्षेप में लिखिए। अब हम लोग पहुंच गए प्रश्न संख्या मतलब खंड संख्या खा, और खंड खा का प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, 8 का। एक बार सभी लोग बेटा लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, और कमेंट में भी आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें, कमेंट में भी बताते रहें। अगर कोई समस्या है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताते रहें। प्रश्न संख्या 8 का कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये चा लालित्यम। उसके गद्य और पद्य में मधुरता है, लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम। भावबोध यानी अर्थबोध का सामर्थ्य है। अद्वितीय अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते। और अद्वितीय सुनने में मधुरता भी है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम। और बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए यादृशीम सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति। जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, ना तादृशीम किंचिद अन्यत। अन्य वैसी कोई भी भाषा नहीं देती है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी वैसी अन्य कहीं भी नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणा। मतलब दया, दान, शौच यानी स्वच्छता, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा करना, अन्य और अनेक गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। इस साहित्य के कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए संदर्भ क्या कह रहा है। तो संदर्भ है बच्चों कि हमारा संस्कृत भाषाया महत्तम से लिया गया है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक शीर्षक से लिया गया है। अनुवाद का आप लोग एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अथवा में, मान लो उसे नहीं कर पा रहे तो इसे कर देना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्तः आसन। बौद्ध युगे मतलब बौद्ध युग में इमे सिद्धांता माने ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य मतलब व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय मतलब अभ्युत्थान के लिए प्रयुक्त आसन मतलब प्रयुक्त थे। परमद्य लेकिन आज इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणान। ये लेकिन आज ये सिद्धांत देशों के बीच में आपस में मित्रता सहयोग कराने के लिए, विश्व बंधुत्व से मतलब विश्व बंधुत्व का, विश्व शांतेश्च और विश्व शांति के साधनानि सन्ति मतलब साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले मतलब राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू की महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवाभवत। चीन देश के साथ में भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों को मान करके ही हुआ था, अधिकृत करके ही हुआ था। यतो ही उभवापि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो। जैसा कि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान हैं। अब इसके बाद में संदर्भ वही है पंचशील सिद्धांता से, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए हिंदी अनुवाद। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में खा नंबर इसमें कह रहा है, खा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परीसाम पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तज्ज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
देखिए विद्या विवादाय मतलब विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय और धन अहंकार के लिए, शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। किसकी होती है? खलस्य मतलब दुष्टों की। दुष्टों की शक्ति, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधो विपरीत में तज्ज, और सज्जनों का इसके विपरीत होता है। ज्ञानाय अर्थात विद्या ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए और शक्ति रक्षणाय मतलब रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से ये कौन से पाठ का है बच्चों? तो ये आप लोग अगर संदर्भ देखें तो संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से पाठ से? तो सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। अब आप लोग हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग चलते हैं अथवा वाले अगले श्लोक पर। तो अगला श्लोक क्या कह रहा है बच्चों? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कीर्ते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम और ना ही राजा अर्थात सरकारें इसे छीन सकती हैं, न भ्रातृभाज्यम न भाई इसे बांट सकता है, न च भारकारी और ना ही इसका कोई भार होता है। ना ही इसका क्या होता है? कोई भार होता है, कोई बोझ होता है। व्यये कीर्ते वर्धते एव नित्यम, खर्च करने से यह प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। संदर्भ क्या बच्चों? तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हिंदी अनुवादों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कौन सा है? पहला है दाल में काला होना। अर्थ क्या है? किसी कार्य या योजना में कोई गड़बड़ी या खोट होना। वाक्य प्रयोग चलिए देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं? उसके चेहरे की मुस्कुराहट से ही पता चल गया कि इस बार की योजना में जरूर दाल में कुछ काला है। या फिर क्या कह रहे हैं? तलवार की धार पर चलना मतलब खतरे लेना। वह अपने कार्यों में सफल होने के लिए तलवार की धार पर चलता है। अच्छा, इसमें फिर अगला क्या कह रहे हैं? टका सा जवाब देना। अर्थ क्या है? तुरंत जवाब दे देना। मतलब वह अपने बड़ों के प्रश्नों का टका सा जवाब देता है। यहाँ प्रकाश का जवाब नहीं, टका सा जवाब देता है। और चौथा नंबर क्या कह रहा है? चांदी काटना मतलब बहुत ही लाभ या फ़ायदा होना। नए बिजनेस में पहले ही महीने से में उसने चांदी काट ली और अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। अब देखते हैं इसके बाद में बच्चों क्या चीज़? तो इसके बाद में देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बच्चों कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए दे देते हैं। पहले तो गद्यांश पढ़ लें। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। अब चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है। तो प्रश्न पहला इसमें पूछ रहा है बच्चों कि मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? कौन से तत्व की अधिकता है? तो मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। कौन से तत्व की? तो लौह तत्व की है। अगला पूछ रहा है कि मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? भैया क्यों लाल है मंगल ग्रह की मिट्टी? तो देखिए
मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। और इसमें फिर क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अस्तित्व में कौन कौन से जीव आए, तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। चलो देख लेते हैं। श्रवण और श्रमण, क्या है श्रवण और श्रमण, तो क्या होगा, मेहनत और सुनना, या सावन और कान, या सज्जन और दुर्जन, या फिर कान और भिक्षु। तो देखिए बच्चों, श्रवण जो होता है, श्रवण का मतलब होता है कान, और श्रमण का मतलब होता है भिक्षु। तो क्या होगा, श्रवण और श्रमण का अर्थ होगा कान और भिक्षु। दूसरा है भित्ति और भीत, भित्ति और भीत, तो क्या होगा, भीतर और बाहर, या दीवार और डरा हुआ, या फिर भक्ति और भाग्य, या डरपोक और दीवार। तो भित्ति का मतलब होता है दीवाल, भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवाल, और भीति का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। तो दीवार और डरा हुआ यानी बा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं खा में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। कर मतलब हाथ भी होता है, और कर मतलब हाथी की सूंड भी होती है। पुष्कर देखें तो तालाब और ब्रह्मा होते हैं। विधि का अर्थ होता है विधाता और तरीका। इसके बाद में अर्थ देखें तो अर्थ का धन होता है और मतलब भी होता है। अब गा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। कोई भी एक शब्द आप चयन करके लिखिए। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, जो दूसरों पर आश्रित हो, जो एक दूसरे पर आश्रित हो, मतलब केवल एक ही नहीं, दोनों लोग एक दूसरे पर अगर आश्रित हैं तो उसके लिए क्या होगा, पराश्रयी होगा, या अन्योन्याश्रित होगा, या फिर पराग्रही होगा, या अपराश्रित होगा। जब दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं तो उसके लिए अन्योन्याश्रित होता है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा, मतलब बहुत अधिक इच्छा हो, यानी एकमात्र इच्छा अगर बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, अभिलाषा कहेंगे, या प्रतीक्षा कहेंगे, या महत्वाकांक्षा कहेंगे, या फिर आकांक्षी कहेंगे। तो क्या कहेंगे बच्चों, अगर उत्कट इच्छा है तो उसे महत्वाकांक्षा कहते हैं। घा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। प्रगल्भ राज का भविष्य उज्ज्वल हो। देखिए उज्ज्वल कहा रहा है, जबकि उज्ज्वल यही में गलती है, उज्ज्वल गलत लिखा, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो क्या होगा, प्रवृत्ति प्रगल्भ राज का भविष्य उज्ज्वल हो, और पीछे आशीर्वाद की भावना है ना, तो इसलिए संबोधन चिन्ह लगेगा। फिर क्या है, सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। तो भैया सज्जन पुरुष सभी का भला चाहते हैं, सभी हो जाएगा, सभी का। अगला है कृपया एक ठंडा गिलास पानी लाइए। क्या कह रहे हैं, एक ठंडा गिलास पानी लाइए। तो गिलास ठंडा नहीं, ठंडा पानी होना चाहिए, एक गिलास ठंडा पानी लाइए। अगला कह रहे हैं उसने मेरे को 50 रुपया दिया, उसने मेरे को 50 रुपया दिया। तो क्या हो जाएगा, उसने मुझे 50 रुपया दिया। अब 12वां कह रहा है 12 कक्का वीर रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो भैया देख लेते हैं। जब आश्रय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। मतलब राणा प्रताप की बार घोड़े की बार वीरता के बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब खा नंबर में कह रहा है कि संदेह अलंकार अथवा यमक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो क्या है, जब काव्य की पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब दोहराव, अर्थात किसी शब्द का दोहराव हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, और क्या बच्चों, और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार
होता है। यमक अलंकार कब होगा? जब एक अक्षर एक शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब गा नंबर कह रहा है कि दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए चौपाई का देख लेते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधाम। बच्चों अब आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं अब तक, और इस पढ़ाई के क्रम में आप लोग अब चलते समय परीक्षा कक्ष में सेंटर पर जाते समय अपना प्रवेश पत्र जरूर रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग अपना आधार कार्ड भी रख लीजिएगा। आधार कार्ड है, इसके बाद में पेन है, स्केच है, स्केल है यानी पटरी है, ये सारी सुविधाओं को आप लेकर के जाइए। लेकिन ध्यान रहे कोई भी नकल सामग्री या और ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री मत लेकर के जाइए जो आपको परेशान करे। इसी के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। परीक्षा में आप लोग बेहतर करके आएँ और जैसा भी आप लोगों का रिजल्ट आता है उसकी सूचना भी दें। शाम को फिर हम लोग मिलते हैं 7 बजे। आज 7 बजे से आप लोगों का इंग्लिश का क्लास चलाया जाएगा। चलो 7 ना करके हम इसको 7:30 से चलाएंगे, क्योंकि आप लोग परीक्षा से आएंगे तो घर पहुंचते पहुंचते आप लोगों को वैसे ही 7 लगभग बज जाएगा। तो 7:30 बजे से आप लोगों का इंग्लिश का क्लास चलाया जाएगा। परीक्षा के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर 7:30 बजे की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।